हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी यानी कि कल होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे सीटेट 2023 जो अगस्त में पेपर हुआ था एक तरीके से रिव्यू के लिए लाया हूँ। ये लेटेस्ट पेपर है, इसलिए आप देख सकते हैं कि क्या लेवल रहा था इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम अगस्त में हुआ था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर डिस्कस करूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, ठीक है। याद रखिएगा, बस ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि रिव्यू के लिए कि किस लेवल का आया था। आप एक तरीके से आप देख सकते हैं ये किस तरीके का पैटर्न था, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहले सेक्शन पे। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पैटर्न वही पुराना ही रहेगा। आपका भाषा भाग फर्स्ट रहेगा बाल विकास व शिक्षण शास्त्र, भाग 2 गणित, भाग 3 पर्यावरण अध्ययन, ये पेपर 1 की बात हो रही है। और भाग 4 में लैंग्वेज रहेगा आपका, चाहे अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत कोई भी ले सकते हैं। और भाग 2 में भी जैसे जो आपने लैंग्वेज पहले ले ली है उसके अलावा 2 बचती हैं। जैसे आपने हिंदी ले लिया तो आप अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज यहाँ पे ले सकते हैं, या आपने जो भी भाषा ले ली है उसके अलावा कोई लैंग्वेज 2 में 2 में से कोई एक भाषा ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि आपका सबसे पहला सेक्शन है बाल विकास का। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डिसलेक्सिया से संबंधित है, सॉरी डिस्ग्राफिया का है। डिस्ग्राफिया में दिया गया है कि एक भाषण विकार है। जो डिस्ग्राफिया है यह बोल रहे हैं कि एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। तो डिस्ग्राफिया में बता दूं आपको, अगर तो डिस्ग्राफिया जो होता है लेखन से संबंधित समस्या होती है, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लेखन। तो लेखन संबंधी यहाँ पे देख लीजिए किसमें ऑप्शन में है, तो एक गतियुक्त विकार है, ये भी गलत ही है। एक तंत्रकीय विकार है जिसमें विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में, तो ये लेखन संबंधित आ रहा है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। और ये मनोवैज्ञानिक विकार है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 लगभग 4 क्वेश्चन बनते हैं, कब रिपीट होके बार बार यही रिपीट होते रहते हैं। देखिए जो पढ़ने से संबंधित समस्या होती है वो डिसलेक्सिया होता है, और लेखन संबंधित जो होता है डिस्ग्राफिया होता है, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। और गणित में अगर कोई समस्या है तो ये डिस्कैलकुलिया होता है, और भाषा में बोलने से संबंधित होता है वो अफेजिया होता है। तो 1-2 विकार होते हैं, लेकिन ये मेन ही है आपके आते हैं एग्जाम में। क्लियर है? तो आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम ही रखूँगा मैं, ध्यान रखिएगा, फटाफट आंसर डिस्कस करते हैं क्योंकि आपके पास टाइम आज पढ़ना भी है। तो जो भी अगर देखना चाहेंगे तो जल्दी देख सके, जिससे वीडियो छोटी हो, ठीक है। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? विभेदित निर्देशन, संवर्धन, त्वरण, गतिबद्ध वर्धन, विसर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, इसे बोलते हैं त्वरण या गतिवर्धन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है आपका शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, पहला ऑप्शन है पाठचर्या में अनुकूल करें, दूसरा विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, तीसरा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, और विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो ये तो बिल्कुल गलत है। आपका फर्स्ट विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, जहाँ तक मुझे लगता है कि बाधा तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ही होगा, क्योंकि ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट सेकेंड। समावेशी शिक्षा ये बोलता है कि चाहे बच्चा कैसा भी हो आप सभी बच्चों को एक साथ लेकर के पढ़ाना है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन मुझे सेकेंड लग रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पाठचर्या में अनुकूल करें, ये भी सही है। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ये भी सही है। और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जाँच करें, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर सेकेंड हाँ सेकेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बाल्यावस्था से दिया है, मतलब जो बालकों की अवस्थाएं होती, बोला गया कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पे फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। जो शैशवावस्था यानी कि बच्चा जब 0 से या जन्म से 2 वर्ष की बात होती है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, और जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण बन जाती हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका एक क्वेश्चन तो 100% लिख के ले लीजिए, आएगा ही आएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए लेव वाइगोत्स्की के बारे में मैं बता दूं, इन्होंने सबसे ज़्यादा सामाजिक
चीज़ों से सीखने के लिए बोला गया था, और भाषा पे बल दिया था और संस्कृति पे बल दिया था। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे बोला जाता है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, और एक सिद्धांत और दिया था समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो लेव वाइगोत्स्की ने इस पे बल दिया था। और एक क्वेश्चन और आता है कि बच्चे को अगर सिखाया जाए तो किस तरीके से बेहतर तरीके से सीखता है, तो समाज में मतलब सामाजिक स्तर से ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। तो इसमें सामाजिक स्तर को बारे में काफ़ी बोला गया है। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाता है। जो भाषा विकास है वो संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाता है। मैंने बताया था इन्होंने भाषा पे ज़्यादा बल दिया है। और यहाँ पे बोला गया कि सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञात्मक विकास को नहीं। तो यहाँ पे निगेटिव वाला बोल दिया इसलिए ये गलत हो गया। संज्ञात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि भाषा विकास सुगम बनाता है किसको, संज्ञात्मक विकास को। तो ये ऐसे ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है फोर्थ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोहलबर्ग का भी इंपॉर्टेंट है। देखिए वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 3-4 क्वेश्चन फिक्स हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और उन्हें तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पारंपरिक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो यहाँ पे सिक्स्थ का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पारंपरिक स्तर में इस चीज़ों को बोला गया था। ठीक है। तो जब आप लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने जो अवस्थाएं दी हैं यानी जो तरीके दिए थे उसके अंतर्गत ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शक प्रदान कर सकती है। तो कारण ये दिया गया है, रीजन सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो ए और आर ये अभिकथन हो गया, असर्शन और रीजन दोनों के बारे में पूछा गया कि क्या सही है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है। आप इसको देख लीजिएगा पूरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर ए की सही व्याख्या है। क्लियर है। मैं एक तरीके से रिव्यू दे रहा हूँ कि इस लेवल के क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं। तो आई थिंक आपने ये पेपर बना भी लिया होगा। मुझे लगता है 90% अभ्यर्थियों ने पेपर बना ही लिया होगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, लेटेस्ट पेपर है तो थोड़ा सा आपको देखना भी चाहिए। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है। तो यहाँ पे उन विद्यार्थियों की पहचान करना। अधिगम के लिए आकलन जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके तो बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना तो ये भी गलत है। ग्रेड देना या मूल्यांकन का ये मतलब नहीं होता, या आकलन करने का ये मतलब नहीं होता। विद्यार्थियों को पुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम सुधार के लिए किया जाए, ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। और एक ऑप्शन और है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना, ये भी गलत हो गया। तुलना करना तो आपको करना ही नहीं है ऐसा कुछ। तो आपका राइट आंसर 8 का थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेलने में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। सामाजिक संज्ञात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आनुवंशिकता कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, नारीवादी दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो कि किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, केंद्रियन। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, आप कोऑपरेट करिएगा क्योंकि कल ही पेपर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, स्थिर। यहाँ पे आएगा स्थिर और कुछ हद तक आम केंद्रित यहाँ पे आएगा और फिर उसके बाद धीमी यहाँ पे आएगा और तार्किक यहाँ पे आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन
इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुनाई दिया गया, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, तैरना हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद है भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो जो साइंटिस्ट थे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दर्शन शास्त्री के पास क्या होता है, ये होता है आपका अंतः व्यक्ति, और एक मूर्तिकार के पास होता है दीक्षास्थान। ठीक है, तो पेपर थोड़ा सा टफ आया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। अनुभवात्मक बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, और एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पादन के रूप में देखने पर। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों के समस्या समाधान कौशल को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने में अवसर देना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो इसका 18 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, जो कि ए और बी दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से मैं जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे अगले सीटर, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है। तो वैसे आपने कर भी लिया होगा, एक बार मैं क्वेश्चन के लेवल को दिखा दे रहा हूँ। जो अभ्यर्थी अभी तक इस पेपर को नहीं देखे थे उन्हें आइडिया नहीं होगा, जो पहली बार जा रहे हैं एग्जाम देने उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। यह प्रक्रिया कह रहा है कि अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, तो ये आपका योगदान नहीं देती है। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कक्षा की शुरुआत के क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। क्लियर है। और जो एक चीज़ और बता दूं, जो इंग्लिश का है मैं ऐसे ही आपको स्क्रॉल करके दिखा दूंगा, उसको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा। संस्कृत का भी इसी तरीके से, क्योंकि एक तरीके से मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से पेपर आए हुए थे। पूरा सॉल्यूशन कराएंगे तो कम से कम 2 से 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, और मुझे पता है इतनी बड़ी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो मैं जो मेन सब्जेक्ट है उनको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आंसर, और सब डायरेक्ट आपको स्क्रॉल करके ही दिखा देंगे। 22 राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या करता है। फिर वाइगोत्स्की का एक क्वेश्चन और आया है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, मानकृत पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि वाइगोत्स्की ने जो बोला था, ज़्यादातर जो आपस में सहयोग करके सीखा जाता है, तो यहाँ पे सहकर्मी सहयोग। वाइगोत्स्की से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है, संज्ञात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, और बच्चों के लिए अपनी सोच नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो आपका 24 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है।
पारगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन और परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो 25 राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। पता है वो जीव से संबंधित समझ रही है उसे, तो जीववादी चिंतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो 26 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन का दिया है, तो ऐसे में पेपर टफ हो जाता है जब असर्शन रीजन दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 27 राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस असर्शन रीजन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा सही से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना, ये तो बिल्कुल गलत है। यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो 28 राइट आंसर फोर्थ ही हो जाएगा, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं करनी है, ठीक। अगला है कि बच्चे सबसे, इसमें दिया गया है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो यही आपका राइट आंसर है, क्लियर है। इसके बाद विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था पेपर बहुत लेंदी रहता है, तो आप प्रॉपर तरीके से सो के जाइए, नहीं तो इन क्वेश्चनों को करने में बहुत मुश्किल होगी। अगला है आपका 31, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो यह बच्चे के सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, यह हमेशा विचारी होता है। तो यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा फर्स्ट, ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियों अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। निगेटिव में पूछा गया था, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में संक्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। तो ये थोड़ा सा गलत तरीका है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? त्रुटियों की, विद्यार्थियों की त्रुटियों उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं, बिल्कुल सही है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये भी ठीक है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, ये भी ठीक है। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, तो ये आपका गलत है। फोर्थ आपका गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि निगेटिव में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 34 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में सहयोगी या उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है कि गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है और सही विकल्प चुनने के लिए। तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बी और डी। यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। सरल, मजबूत, हतोत्साहित, कम।
तो यहाँ पे 36 राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, मजबूत। अधिकम कम सॉरी अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं तुलना के विशिष्ट अस्पष्ट शब्द हैं, विलोम शब्द हैं जो कि गणित सीखने के लिए आवश्यक हैं। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा का विशेषण है, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है और महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं। तो 37 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या अवधारणाएं हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आए हैं बताइए सीटेट में, इतने लेंदी, इसीलिए कहता हूँ कि सो के जाए। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सो के नहीं जाएंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना लेंदी क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उसका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। याद रखिएगा जो सबसे बड़ा ऑप्शन लगे उसी को क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन जो लग रहा है थर्ड ही है, तो थोड़ा सा इस सबको भी थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करिएगा। समाज की लिंग संबंधित धारणाएं इन मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियों का उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। आगे है, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो यहाँ पे आपका 39 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। तो थोड़ा सा तेज चलते हैं, फटाफट देखते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी होती जा रही है। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो आपका 40 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन सा है खगोल विज्ञान के बारे में, इसलिए इसका आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। एग्जैक्ट मुझे इसका आंसर नहीं पता है, थोड़ा सा इस आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, ठीक। इसलिए मैं गलत आंसर तो दूंगा नहीं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 प्रति किलोग्राम बेच रहा है और सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 यानी 6 और 3 लिए। सब्जी बेचने वाला दर प्रयोग किए में लाए गए इन गणितीय कौशल के संबंध में क्या पूछ रहा है? सही है, तो 41 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, केवल सी। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे के ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो यहाँ पे 42 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वे इसका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो 43 राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, भिन्न डिस्क का उपयोग, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो 44 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, विचारों का बहिर्वेशन। अगला क्वेश्चन है कि संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल को या का प्रदर्शन करता है? 45 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने या बताने में सक्षम है कि यह 4 है। यहाँ से कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, तो ये आसानी क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर दर्शनी ने इतना केजी बादाम खरीदा, इतना ग्राम किशमिश और इतना केजी काजू खरीदा, तो कर इसको मिला करके 3 दर्जन पैकेट बना दिए गए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो 3 दर्जन पैकेट बनाए गए हैं, यानी कि 36
3 दर्जन यानी कि 12 अगर देखेंगे तो 12 3 जा 36 हो जाएगा। तो इन सबको प्लस करके पूरा मिला दीजिएगा और 36 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका प्रत्येक पैकेट का भार पूछ रहा है, कितना भार होगा। तो हमको लग रहा है कि 3 दर्जन पैकेट बनाए गए हैं यानी कि 36 पैकेट। तो पूरे में 36 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि पूरा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो आंसर आएगा ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्व मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इस तरीके से रिव्यू का एक क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 300 ग्राम। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल इसका कितना गुना हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। जैसे साइड शुरू में x ले लीजिएगा, बाद में पहले 5 है, फिर बाद में दुगुना यानी 10 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये 47 राइट आंसर हो जाएगा आपका। फोर्थ 4 गुना हो जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी का बताने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियाँ हैं यानी 3 डायमेंशनल। तो 48 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। घन घनाभ गोला बेलन, तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला है संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। साबुत खरीदने के लिए वो कितनी धनराशि की ज़रूरत है। तो सारा प्लस करके देख लीजिएगा 10 से कितना कम हो रहा है, माइनस कर दीजिएगा। तो 49 राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। 0.50। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो ये तो आसान है, सबको डिवाइड कर लीजिएगा या एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये आपका बढ़ते हुए क्रम में है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या होगी। 51 राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये आप पैटर्न सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, फिर आगे है निम्नलिखित तालिका में को पढ़िए और इसके बारे में आपका सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात निकालना है। तो रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो 52 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। 4:1 आएगा। पेपर थोड़ा मैं जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बनाती है। इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो 53 राइट आंसर है फर्स्ट। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। तो आयत नहीं बनता हो, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला है अम्बिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही है। इन वर्गों को द्वारा अलग अलग प्रकार से कितने आयत बनाए जा सकते हैं। तो 54 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। 5 बनाए जा सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे ए टाइम पूछा गया पूरी यात्रा का। तो 55 का जो राइट आंसर होगा आपका थर्ड हो जाएगा। 4 घंटे 25 मिनट। एंड 56 का आपका पूछा गया 100 में से एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए जो कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 56 राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। 200 100 लाख निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है यानी कि 57 राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। 1 करोड़। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। तो 58 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आप यहाँ पे अरेंजेस का देख सकते हैं पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। तो 59 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। 9 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे विषम संख्या के लिए पूछा गया है। तो विषम संख्या के लिए हमको लग रहा है देखिए सम के लिए सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। विषम के लिए तो आंसर 5 आना चाहिए। तो 60 का जो राइट आंसर होगा फोर्थ ही है, 5 ही होगा। ठीक, यहाँ से आपका ईवीएस से स्टार्ट हो रहा है। ईवीएस का भी जो पैटर्न है काफ़ी हैवी है, देख सकते हैं। तो पेपर काफ़ी लेंदी ही है। ठीक, आगे देखते हैं।
इसमें दिया गया है कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो यहाँ पे जो 61 का राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, फ़ोन कॉल, फ्री रिकॉर्डिंग वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अगला क्वेश्चन है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन। तो 62 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कृषि फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो शिक्षार्थियों को स्वयं में अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं के उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग प्रश्न, चयनिंग परीक्षण और उपयोगी। तो 63 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अनिता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई की योजना का शीर्षक होगा। 64 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय बदलने समय, सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। फिर इसके बाद है 65 में है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानी और कविताओं का प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए बी सी डी तीनों ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। यहाँ पे शिक्षार्थियों को कक्षा में अध्ययन को स्कूल के बाहर के जीवन को जोड़ने के संबंध में। तो थोड़ा सा पेपर हार्ड ही है, एक मान के चलिए, क्वेश्चन बहुत लेंथी है। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षण कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो 67 राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करके और उसका अवलोकन करें। इसमें है एसेशन रीजन। तो 68 राइट आंसर है आपका सेकंड, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। तो ये हो जाएगा 69 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। 70 का देखेंगे, एक कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पे 70 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे कि संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 70 का जो राइट आंसर होगा सेकंड बता दिया। आपको कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को ईवीएस पाठ्यपुस्तक में चयन करना है, इस उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सबसे उपयुक्त है। तो 71 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, पाठ्यपुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, धर्म और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एसेशन रीजन का क्वेश्चन दिया गया, तो ये 72 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए आर दोनों सही है परंतु आर एक की व्याख्या नहीं करता। आगे देखते हैं, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। तो 73 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, उपलब्ध सामग्री के ईवीएस किट विकसित करना। तो आपका राइट आंसर क्या है, थर्ड है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। तो 74 राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ए और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं, निम्नलिखित ये एसेशन रीजन में अगर हम देखें यहाँ पे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है और क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं, स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे ये भी दोनों लगभग ठीक ठाक ही लग रहे हैं। 75 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ।
ए सही है परंतु आर गलत है। या स्थानों की याददाश्त को बढ़ा, याददाश्त तो ऐसा नहीं है लेकिन थोड़ा सा सामने से देखने से बच्चे अच्छा से सीखते हैं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रम से स्थितियां हैं। 76 राइट आंसर, थर्ड हो जाएगा उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। फिर अगला क्वेश्चन है, राम प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? 77 राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, मांसपेशियों की ऊर्जा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, तो 78 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, उष्मा प्रकाश उष्मा। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? बोरा चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल, पोनी चावल। तो 79 राइट आंसर हो जाएगा आपका, 79 का हो जाएगा फर्स्ट, बोरा चावल। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने की वर्ष सर्वश्रेष्ठ अवधि ये होती है अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून, अगस्त से अक्टूबर। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अक्टूबर से दिसंबर तक। ये आपका मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी को मिलान करना है, तो इसका जो 81 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट रहेगा, ए का आपका फर्स्ट रहेगा और बी का थर्ड रहेगा, सी का सेकंड रहेगा और इसका आपका फोर्थ रहेगा। अगला है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्रित शासित प्रदेश है? 82 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ओडिशा। फिर उसके बाद है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ढेर सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे 83 राइट आंसर है आपका फोर्थ, ए और डी। फिर इसके बाद यहाँ पे द्रव्यमान पूछा गया है, तो यहाँ पे घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि मास अपन वॉल्यूम। तो मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 × 6, 6 4 ये 24 हो गया, 2 कैरी, 6 2 12, 12 2 14, 144। तो फोर्थ 84 का राइट आंसर फोर्थ हो गया। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित करिए। तो 85 राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, अब वे अपने शिकार को बचाकर खाते हैं। कांसा ब्रांज एक मिश्र धातु है, निम्नलिखित में से किसे पिघलाकर बनाया जाता है? तो 86 राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, टिन और कॉपर। अगला है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन। 3 महीने में हाथी बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम हो जाता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों को, झाड़ियों को खा सकता है। हाथी बहुत ही आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो 87 राइट आंसर हो जाएगा चौथा। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इसमें चौथा यानी सी और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रिव्यू में एक तरीके से मैं जल्दी आंसर आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित कथनों में से ए और बी पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 विचार दिए गए हैं कि मनाली में ढालू छतों वाले बहु मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और मनाली में बारिश बहुत तेज होती है, बर्फ भी पड़ती है। तो यहाँ पे सही विकल्प बताना है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए गलत है परंतु बी सही है। 89 देखेंगे, सरसर रीजन बहुत दिया है, तो ऐसे में पेपर टफ हो जाता है, याद रखिएगा। 89 का जो राइट आंसर है देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों से सही करना है, विकल्प कौन सा सही है। तो 89 का आपका राइट आंसर है सेकेंड, ए और बी दोनों सही है परंतु यार की व्याख्या गलत है। सॉरी, ए जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 89 ना, तो 89 का सेकेंड होगा। ए और बी दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या है। 90 पौधों में के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन 3 दिए हैं, तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो 90 का ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, बी और सी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ से इंग्लिश का भाषा प्रश्न। इंग्लिश देखिए पूरा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ऐसे रफली में स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। तो इंग्लिश में भी इसी तरीके से जैसे आपका हिंदी में रहता है पैराग्राफ,
यहाँ पे आपका पेडागोजी दी गई है, फिर उसके बाद अभी नीचे पैराग्राफ भी दिया गया है। अभी देखेंगे आप यहाँ पे देखिए, ये पैराग्राफ से क्वेश्चन है, 15 पेडागोजी 15 पैराग्राफ, ठीक है। तो ये पूरा इंग्लिश का इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न दिया है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हिंदी का भी मैं इसी तरीके से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन करना दिखाना आप अपने तरीके से भी इस पेपर को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी पेपर को मिलने में तो कमेंट करिएगा, मैं पेपर भेज दूंगा। वैसे सभी ने कर लिया होगा मुझे पता है, लेकिन एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ। देख रही, इस बार का जो 2023 वाला पेपर है बहुत ही ज़्यादा लेंदी आया था और टफ भी था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका ऐसे ही रफली मतलब स्क्रॉल करके रिव्यू दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से फिर लैंग्वेज 2 है आपका, ये इंग्लिश का दिया गया है यहाँ पे। फिर सेम रहता है एकदम, लगभग वही रहता है, 2 पैराग्राफ रहते हैं और 15 मार्क्स का पेपर रहेगा। फिर इसके बाद लैंग्वेज 2 का हिंदी का भी दिया है यहाँ पे। तो इसमें भी वही जैसे फर्स्ट में हिंदी में दिया था उसी तरीके का पैटर्न दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 15 क्वेश्चन पेडागोजी का रहता है, 15 आपका पैराग्राफ। ये पैराग्राफ देके फिर यहाँ से क्वेश्चन आपका दिया रहता है, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी का देखिए ठीक ठाक है, आसान है, पैराग्राफ से पढ़ करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ये पूरा हो गया, और इसमें एक संस्कृत का भी पेपर होता है, मैं उसको भी आपको दिखा दे रहा हूँ। संस्कृत में देखेंगे तो ये है आपका संस्कृत का पेपर। संस्कृत का ये है आपका, ठीक है। संस्कृत में देखिए मैं दिखा दूँ आपको, संस्कृत में भी इसी तरीके का रहेगा। ये पूरा भाषा फर्स्ट जो लेंगे अगर आप, तो इस तरीके से ये पूरा पेपर दिखाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही रहेगा, 15 की पेडागोजी और 15 का आपका पैराग्राफ से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन लेंगे आप। रिव्यू में मैं दिखा रहा हूँ, ज़्यादा पूरा करूँगा तो वीडियो और भी बड़ी होती जा रही है। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके का पेपर आया हुआ था, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे 120 हो जाएगा, तो फिर जिन्होंने लैंग्वेज 2 लिया होगा तो यहाँ से आपका फिर से संस्कृत 2 बार, जैसे हिंदी का 2 बार है, इंग्लिश का 2 बार है, जैसे संस्कृत सेकेंड भाषा है तो उसका भी ऐसे ही दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, ठीक। ये सारी चीज़ें 150 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे रफ वर्क दिया। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे पेडागोजी देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन का पूछा है क्या होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो हिंदी जैसा ही है संस्कृत में, ठीक। और ये आपका मेन पेपर है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मैंने 90 क्वेश्चन जो मेन पेपर का है उसको थोड़ा बहुत बता दिया है, और नॉर्मली मैंने स्क्रॉलिंग करके दिखा दिया कि किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन का लेवल देखिए, जो अगस्त में आया था काफ़ी लेंदी पेपर आया हुआ था, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे, ठीक है। तो एक बार नॉर्मली आप सिर्फ देख सकते हैं और उस हिसाब से अपने माइंड सेट बना के जाइएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो।